वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन अदर सेशन ऑफ बायोलॉजी क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोटोजोअन डिसीज। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी डिसीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का इस डिसीज में हम देखेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, और ठीक है ना, मलेरिया के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो हमारा कंटेंट्स जो इसमें है इनके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पैथोजेंस कौन सा होता है, इसका कैरियर जो वाहक जो होते हैं है ना, उसके बारे में वेक्टर्स बोलते हैं। और इनके जो डिसीज साइकिल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, इनका क्या सिम्टम्स होता है और इनके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है ना, ये इतने बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली ये मलेरिया होता क्या है। ठीक है, मलेरिया क्या होता है? तो मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार का बुखार होता है, फीवर। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार के फीवर होते हैं जो क्या होते हैं, जो ठंड या सर्दी या इसको कपकपी कहा जाता है ना, लग कर आता है ये। ठीक है, या तो सर्दी लगेगा या ठंडी, दोनों कंडीशंस में ये आता है। और इससे जो मलेरिया के जो रोगी होते हैं है ना, उसको डेली है ना एक दिन छोड़कर तेज इनको क्या होता है, फीवर आता है। इसे ही कहा जाता है मलेरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मलेरिया जो है, यदि मनुष्य की बात करें तो मलेरिया जो है कई हजारों वर्षों से है ना, लगभग 50,000 सालों से ये किसी न किसी रूप से ये प्रभावित कर रहे हैं। और ये सदैव मनुष्य, जितने भी मनुष्य जाति है उनके लिए एक पैरासाइट रहा है। ठीक है, क्या रहा है? पैरासाइट के रूप में रहा है। और इस परजीवी के सबसे निकटवर्ती जो रिश्तेदार जो होते हैं वो हमेशा चिंपांजी जो होते हैं या जो बंदर जो होते हैं उसे माना गया है। ठीक है, और ये सबसे पुराना यहाँ चाइना से शुरू हुआ है। ठीक है, चाइना से, जहाँ से 2600 ईसा पूर्व में मिलता है। ठीक है, और मलेरिया शब्द की जो उत्पत्ति जो हुआ है वो इटालियन भाषा से हुआ है। याद रखिएगा, मलेरिया शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो इटालियन शब्द से हुई है। ठीक है, और ये एरिया जो होता है ना, वो इनका मेन जो अर्थ जो होता है ना, माला एरिया कहा जाता है इसको इटाली में। और इसका जो अर्थ होता है बैड एयर कहा जाता है, बुरी हवा कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसे दलदली बुखार भी कहा जाता है ना, याद रखना, दलदली बुखार भी कहा जाता है, मार्श फीवर, इंग्लिश में मार्श फीवर कहते हैं। ठीक है, और इसे एक भी कहा जाता है, अगला जो शब्द है इसको एक भी कहा जाता है ना। इसको क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दलदली वाले जो एरिया जो होते हैं है ना, कीचड़ दलदली वाले जो एरिया होते हैं उन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा मात्रा में फैलता है, व्यापक रूप से फैलता है। इसीलिए इसको दलदली बुखार या बैड एयर कहा जाता है। ठीक है, मलेरिया का सबसे पहले है ना, मलेरिया का सबसे वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीका से जो स्टडी जो किया है ना, स्टडी जो किया है वो 1880 में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, 1880 में फ्रांसीसी सैन्य थे है ना, वहाँ आपको मालूम होगा उस समय बहुत ही युद्ध चल रहा था पहले है ना, युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पर जो सेना में जो फिजिशियन रहते हैं उनका नाम है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन है ना, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। और ने ये अल्जीरिया में ये काम करते थे है ना। और वहीं पे पहली बार ये जो लाल रक्त कोशिका जो होते हैं है ना, RBCH में
ठीक है, RBCS के अंदर में ये परजीवी पैरासाइट के रूप में इसको पहली बार देखा गया था। ठीक है, और ये इसने जब अध्ययन किया, स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि मलेरिया जो रोग का जो कारण जो है, ठीक है, मलेरिया रोग का जो कारण जो है वो प्रोटोजोआ परजीवी है। ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी है। ये पहली बार किसने बताया? तो चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेन ने, ये अल्जीरिया में काम करते थे, ये वहीं पर ये बताया था पहली बार। ठीक है, साथ में इसीलिए इसको 1907 में इनको नोबल मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, तो 1907 में इसको नोबल प्राइज दिया। 1880 में इन्होंने अध्ययन किया था। और जब इन्होंने अध्ययन किया 1880 में, तो अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने इस प्रोटोजोआ का नाम रखा था। ठीक है, और उस प्रोटोजोआ को कहा जाता है प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और इसको वहीं के जो इटालियन जो वैज्ञानिक थे, एतोरो मार्चिया फावा और आंजेलो सेली, ये दो वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा था प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, ये बताने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स लुई। ठीक है, जबकि ये उस परजीवी प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम रखा गया था। ठीक है, और उस वैज्ञानिक का नाम है एतोरो मार्चिया फावा तथा आंजेलो सेली, दो वैज्ञानिकों ने ये मिलकर रखा था। ठीक है, और इसके एक वर्ष के बाद में, ठीक है, इसके एक वर्ष के बाद में क्यूबा के रहने वाले जो फिजिशियन जो थे कार्लोस फिनले, ठीक है, तो कार्लोस फिनले ने भी वहां पर येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर का उन्होंने इलाज कर रहा था। तो इलाज करते हुए उन्होंने ये देखा कि जो मच्छर रोग जो होता है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो मच्छर रोग जिसे मलेरिया रोग कहा जाता है, कि एक प्रकार के संक्रामक रोग है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलता है। ठीक है, और ये पहली बार किसने बताया था? कार्लोस फिनले ने बताया था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो सबसे प्रूफ प्रमाणित जिन्होंने पहली बार दिया था वो था ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, जिसे सर रोनाल्ड रॉस कहा जाता है। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस जो भारत में इन्होंने, उनका जन्म एक्चुअली भारत में हुआ है ना, भारत में हुआ है, और एक विदेशों में जाके रहा है, और यहाँ आके उन्होंने सिकंदराबाद में इन्होंने काम किया, और काम करते हुए 1898 में, ठीक है, 1898 में इन्होंने सबसे प्रमाणित किया था। ठीक है, और प्रमाणित करते हुए क्या प्रमाणित किया था? इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यूज किया था। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि मच्छरों की एक विशेष जातियां होती है, और उस जातियों से क्या क्या पक्षियों को कटवाया गया, मतलब बाइट करवाया पक्षियों को। ठीक है, और मतलब बाइट करवा कर उन जो मच्छरों की जो लार ग्रंथियां जो होते हैं, सलाइवा जो होते हैं, है ना, उससे उन्होंने क्या किया? इस परजीवी को अलग कर दिया था। ठीक है, और अलग करके उन्होंने दिखाया, और उन्होंने जिन्होंने इन पर जो प्रयोग किया था वो संक्रमित पक्षियों में उनको वहां पर उसको पाला गया था उसको। ठीक है, और फिर इस पाला गया था, तो इस तरह से उन्होंने ये प्रमाणित किया था, और इस कार्य के लिए उन्हें 1902 में इनको भी नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए इससे बात करते हैं। ठीक है, कि ये जो मलेरिया जो होता है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा ये फैलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यह मलेरिया जो होता है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। ठीक है, मान के चलिए ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है,
तो ये कर्क वाला रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा, ठीक है, और ये होता है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये जो भूमध्य रेखा जो है, इन्हीं भूमध्य रेखा के ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इन क्षेत्र में जितने भी कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, ये 3 ऐसे क्षेत्र आते हैं। और आपको मालूम है कि ये जहाँ ये भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा फैलती है, मतलब सॉरी गर्मी है ना, गर्मी जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना, इसीलिए इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा इनमें जो 80 से है ना 85 से 90% इनमें मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो उप सहारा अफ्रीका जो होता है उन क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा होती है। यही कि यदि हम भारत की बात करें, ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कि भारत में है ना, भारत में यह जो बीमारी जो होता है वो कौन से महीने से शुरू होता है ना। तो याद रखना अगस्त महीने से अक्टूबर तक ये एवरेज है इंडिया में, ठीक है, अगस्त से अक्टूबर तक ये सबसे ज्यादा होता है यहाँ देखा गया है। क्योंकि अगस्त का मौसम जो होता है वो रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, जिससे आसपास के जो एरिया जो होते हैं वहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, दलदली हो जाते हैं है ना, इसलिए इन महीनों में ये सबसे ज्यादा पनपता है जो मच्छर जो होता है। चलिए इसी रोग कारक की बात करें, ठीक है, इसी रोग कारक की बात करें जो पैथोजेंस जो होता है, ठीक है, पैथोजेंस। तो मलेरिया का पैथोजेंस में पहले ही बताया गया जो प्लाज्मोडियम जो होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है और उनके जो इसमें जो होता है प्रोटोजोआ जो पैरासाइट होता है ना, उन्हीं के माध्यम से सबसे ज्यादा फैलता है। और इनके 4 मेंबर्स हैं इनको है ना, जो मनुष्य को जो इन्फेक्टेड करता है उनमें ये 4 इनके जो मेंबर्स हैं प्लाज्मोडियम के, इनमें से पहला वाला जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स कहा जाता है, और थर्ड है जो प्लाज्मोडियम ओवेन, ठीक है, अब फोर्थ में प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये, ठीक है। तो ये 4 आपको पूरा नाम याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलेरिया जो होता है उनके कारक जो रोग कारक है वो इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 याद रखना, प्लाज्मोडियम, ठीक है, फैल्सीफेरम, विवैक्स, ओवेन और मलेरिया, ये 4 उनके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो सबसे खतरनाक जो है वो पहला वाला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर जो फैल्सीफेरम जो है फैल्सीफेरम जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। और यह 85% मामलों में और 90% मामलों में ये सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, मृत्यु होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके जो रोग वाहक, ठीक है, रोग वाहक जो होते हैं वो रोग वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है, याद रखना जो मलेरिया जो होते हैं, मलेरिया के जो मेन पैथोजेंस जो होते हैं वो कौन होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर। चलिए अब इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, वो है मच्छरों का जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो, और इनमें फिर इसके बाद जो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल्स जो होते हैं है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस पे, ठीक है। तो सब आप जानते हैं कि पानी में है ना, पानी में मच्छर जो होता है वो इंक्रीज होता है, पनपता है ना, और लोगों को ये क्या करता है, अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है, पानी में ये मच्छर क्या होते हैं, पनपते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। मच्छरों के जीवन चक्र में 4 स्टेज पाया जाता है, याद रखना, ठीक है, मच्छरों के जीवन चक्र में
4 स्टेज पाई जाती है और इस 4 स्टेज में सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है अंडा देती है ये, ठीक है। अंडा के बाद सेकंड नंबर लार्वा, थर्ड नंबर में प्यूपा, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो होता है वो पूर्ण रूप से एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाते हैं और वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मच्छर बन जाता है वो, ठीक है, कंप्लीट मच्छर। और इनमें जो मादा मच्छर जो होता है ना, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो जो होता है वो मनुष्य और जानवरों का खून को चूसती है, ठीक है, ब्लड को सक करती है ये। और जबकि जो नर जो होता है वो पौधों का रस जो होते हैं उसको चूसते हैं, ठीक है, याद रखना। तो जो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है क्योंकि यह मनुष्य और जानवरों के खून को चूसता है, जबकि तो जो नर मच्छर जो होता है वो फूलों के रस को चूसता है, ठीक है। यहाँ पे पौधों का रस मतलब या फूलों का रस को क्या करते हैं, चूसता है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पानी जो होता है, ठीक है, पानी के अंदर में ये अंडा देती है, ठीक है, पानी के अंदर में क्या होता है, अंडे देती है और उन अंडों से, ठीक है, उन अंडों से लाखों की संख्या में, इसमें मतलब हजार लाख मतलब अधिक संख्या में इनमें क्या होते हैं, लार्वा होते हैं और ये दोनों को क्या कर देते हैं, पानी में ये वहां पर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लार्वा जो होता है, ठीक है, ये लार्वा को सांस लेना पड़ता है, वो सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा, उनकी मतलब समाप्त हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये सांस लेने के लिए है ना, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ये पानी के सरफेस जो सतह जो होते हैं वहां पर वो बार बार आता है, ठीक है, बार बार आना पड़ता है। और अंडे, लार्वा और पुपा, ठीक है, और उसकी वयस्क होने में मच्छर लगभग 10 से 14 दिन लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो 4 स्टेज जो है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 जो स्टेज है, इस स्टेज को पूरा करने में 10 से 14 दिन इनको समय लगता है, ठीक है। अब ये जो एडल्ट मस्किटो जो होता है, मच्छर जो होता है, वो पराग जो पॉलिन जो होते हैं और जो शुगर वाले जो भोज्य पदार्थ या जो पेड़ जो होते हैं वो उन्हीं में क्या होते हैं, वो पलते हैं, ठीक है। जबकि जो मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है वो अंडे देने के लिए, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि वो मनुष्य का खून क्यों चूसती है और वो जानवरों का खून क्यों चूसती है, तो इससे पीछे का कारण जो है वो ब्लड, ठीक है, वो ब्लड से ही वो क्या करते हैं, वो उनको पालन पोषण करना पड़ता है, ठीक है, इसी लोग जो ब्लड जो होते हैं वो उसको सक करती है वो। ठीक है, अब इसके बाद ये मच्छर का लाइफ साइकिल तो हो गया। मच्छर के लाइफ साइकिल के बाद अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को इसके लिए मैंने 2 डायग्राम भी यहाँ पर यूज किया है, आप दोनों को मतलब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस लाइफ साइकिल का कि जो मलेरिया जो परजीवी जो होता है इसका पहला शिकार कौन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मलेरिया परजीवी का पहला शिकार या जो उनका जो कैरियर जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, ठीक है। मादा एनाफिलिस जो मस्किटो जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम का पहला शिकार बनती है, ठीक है। और अब ये मच्छर क्या करेगा, मनुष्य को काटेगा ये, ठीक है। अब काटने के बाद वो उनके जो ब्लड होते हैं उस ब्लड में वो चला जाता है और वहीं पर वो उनका जो पैरासाइट जो होता है वो वहां पर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से शुरू। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि जो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में मैंने बोला कि ब्लड में वो पहुंच गया है जो पैरासाइट होता है वो, अब वो परजीवी क्या करेगा वहां पर जनन अणु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में गैमेटोसाइट्स कहा जाता है। गैमेटोसाइट्स एक्चुअली जो होता है नर और मादा के जो युग्मक जो होता है गैमेट्स, उसे ही गैमेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मच्छर के पेट में नर और मादा है ना, नर और मादा मेल फीमेल गैमेट्स बोलते हैं जिसको, वो उनके रूप में वो डेवलप करते हैं, ठीक है। और फिर डेवलप होने के बाद वो उस साइट्स जो होता है उस साइट्स बना लेते हैं,
ठीक है, क्या बना लेते हैं, उस साइड से बना लेते हैं। और यहाँ पर जो मच्छर जो होता है वो अंतड़ियों के दीवार में पलने लगते हैं। ठीक है, अंतड़ियों की दीवार का मतलब ये रहती है जो लीवर होता है या इंटेस्टिनल जो होता है उनके जो दीवार जो होते हैं, है ना, या प्लीहा जो होते हैं उनके दीवारों में जो ये पलता है। ठीक है, उसे ही बोला गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जब मैच्योर जब हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये फूट जाते हैं। कौन फूटता है, ब्लड फूटता है। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट पर याद रख लो। ठीक है, तो परिपक्व होने पर ये फूटते हैं और फूटने के बाद इसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो निकलने वाले जो बीजाणु जो होता है जिसे स्पोरोजोइट्स कहा जाता है, याद रखना, ब्लड के फटने के बाद जो निकलता है ना, इसको स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। और ये उन मच्छरों की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। फिर ये मच्छर क्या करते हैं, स्वस्थ मनुष्य को काट देता है। ठीक है, समझ लिए ना। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वो ब्लड से फट जाता है। ब्लड जब फट जाता है तो वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद वो मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाता है। मच्छर के जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो उन पे चला जाता है। अब वो जब वो मच्छर जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स में गया है वो मच्छर अब किसी मनुष्य को काटेगा, तो मनुष्य को काटता है तो वो त्वचा के माध्यम से लार के साथ स्पोर को क्या कर देते हैं, वो वहां उनको भेज देते हैं, सेट कर देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि इसके अलावा जो मलेरिया, ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन कर दिया। लेकिन दूसरा माध्यम ये भी हो सकता है कि मतलब यदि आपको मच्छर नहीं काटा है फिर भी आपको मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कोई भी मलेरिया से पीड़ित जो इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के यदि ब्लड को आपने चढ़ा दिया जाए तो आप इससे क्या हो सकते हैं, मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी पॉइंट्स जो आपको मैं जो बताया हूँ आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैंने 2 डायग्राम दिया है। ठीक है, सबसे पहला ये वाला डायग्राम देखिए। ठीक है, एकदम सिंपल है डायग्राम। ठीक है, देख लीजिए ये जो मच्छर है आपको पहला आपको दिख रहा है कि मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो दिख रहा है। ये मॉस्किटो अब ये आपको दिख रहा है मनुष्य का हाथ है ये। ठीक है, हाथ को पे ज्यादा उसको बाइट करता है तो जब काटेगा, ठीक है, काटता है वो। ठीक है, तो इन्होंने काटा, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्होंने इनको काट दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने यहाँ पर काटा तो सदा काटा है इन्होंने। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, ब्लड में। तो ब्लड में मतलब मेन जो इन्फेक्ट जो कौन सा अंग को करता है तो वो होता है लीवर। ठीक है, तो लीवर में ये मतलब पहुंचता है, इनको ये स्पोरोजोइट्स होते हैं। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो ये लीवर में ब्लड में पहुंच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो कितने, इनमें भी अब डिजल्ट्स होगा तो बहुत सारे डिजल्ट्स बना लेते हैं। फिर यहाँ से ये रिलीज हो गया वो। ठीक है, अब रिलीज होने के बाद इसको मेरोजोइट्स कहा जाता है। ठीक है, मेरोजोइट्स कहा जाता है। अब ये ब्लड सेल जो होता है आरबीसीएस जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, है ना, आरबीसीएस जो होते हैं इनमें ये चला जाता है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर ये जो ब्लड जो होता है वो ब्लड में फट जाता है। मैंने पहले ही बताया कि वो ब्लड से निकल जाता है। ठीक है, ब्लड से ये जब निकलता है तो ये फिर से वहां पर फिर से ब्लड, क्योंकि बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं, वो उन ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो फिर से यहाँ पे लिवर्स पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फिर से स्पोरोजोइट्स होता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पर इसका दूसरा कंडीशन ये होते हैं कि यहाँ से वो 2 गैमेटोसाइट्स बना लेते हैं। गैमेटोसाइट्स यहाँ पे एक जो होता है वो मेल होता है और सेकेंड वाला जो होता है वो फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स बना लेता है ना। फिर उसके बाद ये अगला ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा इस डायग्राम में, है ना, इसलिए मैंने एक और डायग्राम लिया है जहाँ पर यहाँ पर आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर देखिए यहाँ से, ठीक है, ये पहला वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर
मच्छर जो होता है वो क्या करता है, वो बाइट करेगा, तो बाइट मतलब काटेगा, तो काटेगा तो ये स्पोरोजोइट्स जो ऑलरेडी उनके में मच्छर में ऑलरेडी है ना सलाइविक ग्लैंड्स, अब उस सलाइविक ग्लैंड्स में यदि जब वो है वहां पर, ठीक है, एक सेकंड ना, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो प्लाज्मोडियम जो होता है उनका जो स्पोर जो होता है, प्लाज्मोडियम का जो स्पोर जो होता है वो मच्छर के सलाइविक ग्लैंड्स में वो मौजूद होता है, ठीक है। अब जिस मच्छर के सलाइविक ग्लैंड्स में यदि ये स्पोरोजोइट्स हैं, वो अब किसी पर्सन को काटेगा, ठीक है, पर्सन को काटेगा, ठीक है, तो पर्सन को जब काटेगा तो वो अंदर त्वचा के माध्यम से प्रवेश करेगा। अब त्वचा के माध्यम से जब प्रवेश करता है तो मनुष्य के जो अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो कहाँ पर ग्रो करता है ना, तो लीवर, ठीक है, तो ये सेकंड ये लीवर में आ जाता है, यकृत जो बोलते हैं उसमें। तो ये जो पैरासाइट्स या पैरासाइट्स जिसे स्पोरोजोइट्स भी कहा जाता है ना, याद रखना, तो ये स्पोरोजोइट्स जो होता है वो लीवर में चला जाता है, ठीक है, अब लीवर के माध्यम मतलब ब्लड में पहुंचेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पैरासाइट्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन की क्रिया करेगा, वो जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मतलब स्पोरोजोइट्स जो होता है वो वहां पर लीवर सेल में क्या करेगा, प्रजनन करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना, असेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मतलब अलैंगिक प्रजनन की क्रिया करने के बाद ये ब्लड से फट जाता है, ठीक है, ब्लड से क्या हो जाता है, फट जाता है, और फटेगा तो पूरा वो क्या हो जाता है, उनके जो सेल्स जो होते हैं वो रिलीज हो गए, देख लीजिए ये जब फटा तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। अब जब ये रिलीज जब हुआ, अब ये जो पैरासाइट्स जो है वो प्रजनन कर चुका है, इसमें क्या है, आरबीसीएल जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें ये प्रजनन किया, और प्रजनन करने के बाद ये वहां से ब्लड सेल से फट जाता है, और ब्लड सेल से फटने के बाद वो फीवर, अब यहाँ पर फीवर होता है, किसी इंसान को मच्छर मलेरिया जब होता है तो फीवर आता है ना, तो फीवर जो आता है वो इस केस पे आता है जहां पर वो लीवर पे जाएगा, लीवर के बाद ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब वो प्रजनन की अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जब वो बहुत सारे पैरासाइट्स बना लेते हैं, तब वो वहां से ब्लड से फट जाता है, फिर रिलीज करता है, तब वहां से मनुष्य को क्या होता है, फीवर आने लगता है, ये वाले स्टेज में, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब फीवर्स आता है तो यहीं से इनका जो ये यहाँ पर ये वाले पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, सिम्टम्स नजर आता है, ठीक है, आगे बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। अब सिम्टम्स आएगा, फिर इसके बाद उनका जो पैरासाइट जो होता है वो रिलीज हो जाता है, न्यू इन्फेंट मतलब वो जो नयापन आ जाता है उनमें, ठीक है। तो नयापन आने के लिए मतलब वो क्या करते हैं, जो ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद अगला जो चरण जो होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, क्योंकि अब वो ब्लड में फिर चला गया वो, ठीक है, ब्लड सेल्स में, तो ब्लड सेल्स में अब यहाँ पर उनका जो सेक्सुअल जो स्टेजेस जो होता है वो यहाँ पर जिसे गैमेटोसाइट्स कहा जाता है, तो इनका जो गैमेटोसाइट्स जो होता है वो ब्लड सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर वो विकसित होने लगता है, तो नर और मादा यहाँ पर जो गैमेटोसाइट्स यहाँ पे लिखा गया है, देखिए फीमेल और मेल, इसी को गैमेटोसाइट्स कहा जाता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब डेवलप होने के बाद अब यहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो इनके जो गैमेटोसाइट्स को क्या करेगा, ब्लड के माध्यम से उसको खाता है, वो मिल है ना, भोजन के रूप में ब्लड को वहां पर वो क्या करता है, लेता है, ठीक है। अब लेने के बाद वहां पर अब इनका क्या हो जाता है, जब निषेचन की क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होता है यहाँ पर, फिर वो डेवलप होता है, तो ये जो मॉस्किटो जो होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो, इसीलिए मैंने वहां पर बोला कि क्या लिखा था, अंतड़ियों की दीवार बोला था मैंने,
तो वो अंतड़ियों की जो दीवार जो होता है, इंटेस्टाइन की जो वाल होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, किसके इंटेस्टाइन में, तो मच्छर के इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये अगला कहाँ पे चला जाता है, जो स्लाइविक ग्लैंड्स जो होते हैं, लार ग्रंथि होते हैं, उस लार ग्रंथि में वो पहुंच जाता है और वहां पर वो पहुंच तो क्या हो जाता है, मैच्योर जो होता है, परिपक्व जो होता है वो स्लाइविक ग्लैंड्स में होते हैं, जिसे स्पोरोजोइट्स, वहां पर स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन होता है। फिर उस इंटेस्टाइन में यहाँ से चलने के बाद अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे माइग्रेट हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ, फर्टिलाइजेशन में डेवलप हुआ, अब डेवलप होने के बाद वो अगला कहाँ पे चला जाता है, स्लाइविक ग्लैंड्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का जो साइकिल जो होता है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो प्लाज्मोडियम में ऐसे कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इनमें आरटीसीएस के, ये पहला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरटीसीएस के टूटने से एक टॉक्सिक मटेरियल्स होता है जिसे हेमोजॉइन कहा जाता है। ठीक है, तो हेमोजॉइन का फॉर्मेशन करता है और इसको फॉर्मेशन करने में 3-4 दिन का समय लगता है। फिर में उसको आपको क्या करने लगता है, आपको मतलब ठंड लगने लगता है। ठीक है, फिर तेज क्या होता है, फीवर आने लगता है। तो आपको जो तेज बुखार जो आता है ना मलेरिया के रोग में, उसका मेन जो कारण है वो हेमोजॉइन टॉक्सिक मटेरियल की वजह से। ठीक है, अब जो संक्रमित जो मादा एनाफिलिस जो मच्छर जो होता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जो प्लाज्मोडियम का पहला शिकार जो होता है वो मच्छर ही होता है, और वो मच्छर जो होता है वो कैरियर होता है, वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर जो होता है वो जब काटता है तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट्स के रूप में प्रवेश करता है, पहले ही मैंने डायग्राम में दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो परजीवी जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिवर सेल्स के भीतर ग्रोथ करते हैं, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो, मैंने बताया। फिर जो आरबीसीएस सेल्स पे वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ठीक है, आरबीसीएस के जो सेल्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो आरबीसीएस जो होता है वो फट जाता है, ये वाला पॉइंट भी मैंने बताया। ठीक है, अब अगला पॉइंट में क्या हुआ कि जो मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा जिस किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे जाने से ये मच्छर पैरासाइट मच्छर के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, और इस प्रकार ठीक है ये ऐसे मच्छर के काटने से क्या होता है, अन्य लोगों में भी फैलता है, इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है कि मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे जाने से ये परजीवी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार ऐसे मच्छर के काटने से ही अन्य लोगों को लगता है, इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, अब इनके जो परजीवी जो होते हैं, जो उनकी लार ग्रंथियों में वहां पे जमा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो स्पोरोजोइट्स के निर्माण हुआ था और वहां पर वो स्वयं क्या हुआ था, वृद्धि किया था। अब जब ये मच्छर किसी इंसान को, ठीक है, जब ये मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो स्पोरोजोइट्स उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाओं में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, मतलब ये प्रक्रिया जो होता है वो बार बार होते रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल के ही अंतर्गत है पूरा पूरा। ठीक है, अब इसके बाद अगला आते हैं कि इनका क्या क्या लक्षण होता है। ठीक है, कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो सबसे जानते हैं कि आपको अचानक बहुत ही सर्दी लगने लगता है, कपकपी आती है। ठीक है, और अधिक से अधिक आप क्या कोशिश करते हैं कि आप कंबल के अंदर ही रहें। ठीक है, क्योंकि आपको इतनी तेज ठंडी और कपकपी आती है, सर्दी आती है। ठीक है, फिर आपको गर्मी लगना शुरू हो जाता है, तेज बुखार आता है, और यहाँ पर आपको जो फीवर जो आता है वो 103 से 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 103 से 104 फ़ारेनहाइट का फीवर आपको चलेगा। फिर पसीना आता है। ठीक है, जब पसीना आता है तो बुखार कम हो जाता है। ठीक है, अब बुखार कम हो जाता है, फिर आपको क्या होता है, कमजोर महसूस करते हैं।
ठीक है। और फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि इनसे जो लीवर और जो स्प्लीन जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है ना। तो लीवर और फ्लिया जिसे स्प्लीन कहा जाता है, ये मलेरिया की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया सिम्टम क्या है। अब क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करते हैं, ब्लड का चेकअप करेगा, वो जांच करेगा वो, ठीक है। तो कोई भी बुखार है, यदि इस सिम्टम से अकॉर्डिंग तो मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो तुरंत क्या करना चाहिए, ब्लड की जांच करवा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्लड जांच करवाएंगे तब हमको पता चलेगा कि आपको चलिए वास्तविक में प्रॉब्लम्स क्या है। तो उन्हीं संभावना के आधार पर आपको उपचार लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उस मलेरिया से रिलेटेड जो भी उपचार है उसको उनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बुखार होने पर क्या होता है मालूम है, एक दवाई दिया जाता है जिसे क्लोरोक्वीन कहा जाता है, ठीक है। तो देने से पहले ना उस दवाई को, यदि आपको मलेरिया हुआ है तो आपको मतलब डायरेक्ट आपको ये दवाई नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आपको आपका ब्लड को जांच लेना चाहिए। तो रक्त की जांच से ही ये पता चल पाएगा कि वो जो बुखार मलेरिया है या नहीं है, ठीक है। अब आपको यदि ऐसा सिम्टम्स आ गए और आपको लग रहा है कि मलेरिया हो गया और आपने उस दवाई को खा लिया और कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं ना, तो इसलिए उस दवाई क्लोरोक्वीन दवाई को लेने से पहले आपको ब्लड चेक करवाना जरूरी है। तब पता चलेगा कि आपको जो मलेरिया जो फीवर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जांच के लिए जो कीटाणु रहित जो सुई होता है, नेटिव्स होता है, उनको मरीज के जो अनामिका उंगली होता है, ठीक है, अनामिका जो फिंगर्स होते हैं, ठीक है, वहां पर उनको थोड़ा सा प्रवेश करा देते हैं और खून की 1-2 बूंदे को जो कांच की पट्टिका जिस स्लाइड कहा जाता है, उस स्लाइड को बनाया जाता है। फिर वहां पर उनकी क्या होता है, रिपोर्ट आपको फिर वहां पे तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का चेकअप होता है। तो ब्लड की चेकअप होने के बाद क्लोरोक्वीन की दवाई लेना है। तो यहाँ पर क्लोरोक्वीन दवाई जो है इनका कुछ, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है कोई भी इस तरह से जो डिसीज से रिलेटेड जो मेडिसिन है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, और इस टेबल में ये दिखा रहा है कि कौन से उम्र वाले को क्लोरोक्वीन टेबलेट की कितनी जो खुराक जो होता है कितने mg में लेना चाहिए। तो यदि वो 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उसको 1/2 गोली लेना चाहिए, लगभग 75 mg लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो दवाई जो है वो 150 mg का टेबलेट रहता है, ठीक है। यदि वो 1 से 4 वर्ष का है, ठीक है, तो एक कंप्लीट टेबलेट आप उसको दे सकते हो, ठीक है। यदि वो 5 से 8 वर्ष है तो 2 गोली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो मतलब एक ही बार में खा लो, नहीं, टाइम्स 2 टाइम, ठीक है। यदि वो 9 से 14 वर्ष का है तो आप 3 गोली 450 mg या तो फिर 450 mg का यूज कर सकते हो। और जो 15 वर्ष से ऊपर वाले होते हैं वो 4 गोली, ठीक है। वो 4 गोली का केस जो है एक्चुअली वो 150 mg की केस पे हो रहा है। इनका जो मतलब क्वांटिटी जो होता है वो इसमें 600 mg का भी आपको टेबलेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लोरोक्वीन की दवाई यूज कर सकते हो। इसके यदि इसका रोकथाम की बात करें, ठीक है, कि इसको रोकना कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो घरों के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट एक DDT आता है। इस DDT जो होता है वो कीटनाशक होता है, उसको छिड़काव करा देना चाहिए, ठीक है। क्या कर देना चाहिए, छिड़काव करा देना चाहिए, जिससे मच्छर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। घरों में आसपास जो गड्ढे होते हैं, नालियां जो बेकार पड़े डिब्बे वगैरह होते हैं, पानी की जो टंकियां होते हैं, गमले होते हैं, टायर
फायर ट्यूब होते हैं उस सबको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है। और आमतौर पर ये जो मच्छर जो होता है वो साफ पानी में जल्दी पनपता है ये, ठीक है। तो इसलिए आप सप्ताह में एक बार पानी की जो भरी हुई जो टंकी होता है, मटके वगैरह जो होते हैं, कुल्हड़ वगैरह जो होते हैं, इसको खाली कर देना चाहिए, ठीक है, और सुखा देना चाहिए खाली करके, ठीक है, सुखा दो इसको। और टंकी और या जो कि पेयजल के जो स्रोत होते हैं वो जो भी स्वास्थ्यकर्ता जो होते हैं, है ना, उनको एक दवाई आता है जिसे टेमोपोस कहा जाता है, याद ना, टेमोपोस एक दवाई आता है, आप उस दवाई को उसमें डाल सकते हो पानी में, ठीक है, पीने के जो पेयजल है ड्रिंकिंग वाटर में। और पानी के जो परमानेंट जो स्रोत है वो मछलियाँ आता है, गंगोसिया मछली कहा जाता है, तो वो मछली यूज कर सकते हो, जो मच्छर के जो मतलब जो उनके जो लार्वा होते हैं उसको किल करता है, वो खा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी जो है वो एकत्रित होने से रोका नहीं जा सकते, तो वहाँ पर पानी पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मिट्टी का तेल या जो जला हुआ जो तेल होता है उसको डाल दो, ठीक है। ये भी कारगर माना गया है कि यदि पानी है वहाँ पर और यदि हम उस पानी को नहीं रोक पा रहे हैं तो वहाँ पर या तो मिट्टी डाल दो या मिट्टी का जो तेल होता है जिसे केरोसिन तेल कहते हैं, या जला हुआ जो तेल होता है उसको डाल दो तो वो मर जाएगा वो, ठीक है। और खिड़कियाँ जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, इनमें आपको जाली लगवा देना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और मच्छर निवारक क्रीम वगैरह भी आता है, सरसों का तेल भी होता है, आप सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि वो मच्छर नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, 3 पॉइंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मलेरिया जो होता है वो एक परजीवी होते हैं, है ना। अब इनका जो लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। मलेरिया जो पैरासाइट होता है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 लोगों पर डिपेंड करता है, पहला मनुष्य और दूसरा मच्छर, ये 2 इम्पोर्टेंट है, मच्छर और मनुष्य, ठीक है, M2, ठीक है। और मादा एनाफिलिस मच्छर इनके जो ट्रांसमिट एजेंट होते हैं, ठीक है, इससे जो मेन वाहक होते हैं वो मादा एनाफिलिस मच्छर होते हैं, ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रखना, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये जो सबसे ज्यादा किसी के लिए यदि दिवस मनाया जाता है तो ये 4 बीमारी है, ठीक है। आपको ये 4 बीमारी याद रखना, ये 4 बीमारी में है एड्स बीमारी, एड्स दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है और हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है WHO के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मलेरिया कंप्लीट हुआ। यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट यदि रहेगा तो आप पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप में जो टीच मिनट है आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कल के क्लास में हम बात करेंगे जो इसी प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिसीज है, अमीबिएसिस डिसीज के बारे में बात करेंगे जिसमें पेचिस वगैरह होता है, डिसेंट्री होता है, ठीक है। Thank you.